नमस्कार, मैं मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। फरवरी का महीना चल रहा है और हमको लगता है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा किया जा सकता है। केंद्र की सरकार ने राम काज अब कर लिया है, धर्म कार्य अब कर लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ उन्हें राजनीति का ही कार्य करना है। आप लोगों ने देखा भी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री का सबसे पहला दौरा बुलंदशहर में हुआ। कई बड़ी सौगात भी दी है। 2014 के लोकसभा की हम बात करें तो बागपत में लगभग 14 सीटें आती हैं लोकसभा की, और 14 की 14 सीटें चुनाव जीत गए थे। और 2014 में भी प्रधानमंत्री की पहली चुनावी जनसभा जो है बागपत में ही हुई थी। लेकिन 2019 में बागपत में महज इनको 6 सीटें मिली। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और उसके बाद से आप बुलंदशहर चले गए। और ये माना जाने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मूड में आ गई है, और आ भी गई है। शायद राज्यसभा का चुनाव न होता तो अब तक चुनाव के तिथियों की घोषणा आयोग के द्वारा हो सकती थी। सभी राजनीतिक दल जो है तैयारी में है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन भी बन चुका है और एनडीए गठबंधन भी बन चुका है। पूर्वांचल की सबसे महत्वपूर्ण सीट घोसी लोकसभा, 70 घोसी लोकसभा, जो कल्पनाथ राय की पहचान बनती थी, कल्पनाथ राय से जिनकी पहचान बनती थी। कल्पनाथ राय, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जो है भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और 3 बार कांग्रेस के टिकट से घोसी से सांसद भी रहे, और 2 बार, एक बार जो है निर्दलीय चुनाव जीते और एक बार समता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते, और 5 बार दिल्ली के सदन में गए। उन्हें विकास पुरुष भी कहा गया। कालांतर में उनके निधन के बाद देखा जाए तो घोसी लोकसभा पे कभी सपा और कभी बसपा का गठबंधन रहा। वो अलग विषय है कि सपा और बसपा ने अपने बैकवर्ड चेहरे को चुनाव मैदान में उतारा। लेकिन 2014 में जब मोदी लहर थी तो भारतीय जनता पार्टी ने बलिया के सीयर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हरिनारायण राजभर जी को चुनाव मैदान में उतार दिया। विजय भी हासिल हुआ। लेकिन 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में गठबंधन हुआ तो गठबंधन ने सीट जीता और अतुल कुमार राय चुनाव जीत गए। 2024 का चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। मई तक जो है सरकार का गठन हो जाना है। हम घोसी लोकसभा पे चर्चा करने के लिए जो है आज अपने राजनीतिक चर्चा में समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव और वरिष्ठ पत्रकार, जिला पंचायत के सदस्य रहे जयप्रकाश यादव जी को बुलाया हूं। जयप्रकाश जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा शुरू करेंगे घोसी लोकसभा का। घोसी लोकसभा में 19 में लगभग 19 लाख मतदाता थे, और 19 लाख मतदाताओं ने सपा बसपा गठबंधन को यहां विजय दिलाया। 2024 में आपको क्या लगता है कि घोसी सीट किसके पक्ष में जा सकती है और उसका आधार क्या होगा? देखिए, घोसी लोकसभा क्षेत्र की जो आप बात कर रहे हैं जी, उसमें हमारा सामाजिक समीकरण जो हमारा है जी, वो हमें जीत की ओर ले जाएगा। नहीं, आपने देखा होगा सामाजिक आधार क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं, आपने देखा होगा कि 2022 विधानसभा के चुनाव में जी जो मत मिला जी, 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो घोसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है जी, उन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटरों को अगर जोड़ दिया जाए तो हम ऑन द होल चुनाव जीत रहे हैं। जी।
तो हमारा जो पीडीएफ पक्ष है जी आज भी काफी मजबूत है जी। और हम अपने उन्हीं सामाजिक समीकरणों की वजह से घोसी लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। एक चीज हम स्पष्ट कर दें कि घोसी लोकसभा में 4 विधानसभाएं आती हैं। मधुबन है, घोसी है, मऊ सदर है, रसड़ा है और मोहम्मदाबाद है। 4 विधानसभा मऊ जनपद की है और एक विधानसभा जो रसड़ा है वो बलिया जनपद, लेकिन घोसी लोकसभा में वो है। तो 4 इस जनपद की लोकसभा विधानसभा है और एक बलिया जनपद की विधानसभा है। 5 विधानसभाओं में अगर देखा जाए, अगर घोसी लोकसभा की हम बात करें तो 2 पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है। एक पर समाजवादी पार्टी के समर्थन से अब्बास अंसारी चुनाव जीत गए थे। एक तरह से ये भी माना जा सकता है कि वो भी कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी के साथ घूमता हुआ नजर आ रहा है। और मधुबन में भारतीय जनता पार्टी के रामविलास चौहान जी विधायक हैं। और अगर हम रसड़ा की बात करें तो वहां से उमा शंकर सिंह जो है वहां के लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव महज 2700 से ही इस बार जीत पाए थे। वहां से बसपा से विधायक हैं। तो एक बसपा, एक भाजपा और 3 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आपको क्या लगता है कि इनका लाभ आपको मिलेगा? बिल्कुल हमें लाभ मिलेगा। जो 2700 की मार्जिन थी रसड़ा विधानसभा में जी और लगभग 5600 की मार्जिन थी बीजेपी की मधुबन विधानसभा जी, दोनों को जोड़ने के बाद हमारी 3 विधानसभाओं की जो मार्जिन बनती है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और उन समीकरणों को हम इस समय भी लेके चल रहे हैं और वोटर हमारे साथ हैं और हमें चुनाव जीतने भर पर्याप्त वोट हमारे पास हम है। थोड़ा सा ध्यान आपका आकृष्ट करेंगे, हम चर्चा भी करेंगे। ये चर्चाएं रिजल्ट में आएगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन चर्चा ये है कि बसपा जो है यहां से पूर्व विधायक गुड्डू जमाली को चुनाव मैदान में लाना चाहती है। बसपा अगर गुड्डू जमाली को चुनाव मैदान में लाती है तो आपको कितना नुकसान और कितना फायदा होगा? आप इस बात पे जब चर्चा करेंगे तो ये सच है कि गुड्डू जमाली ने पिछले चुनाव में हमारा आजमगढ़ में नुकसान किया था जी, और यहाँ भी नुकसान हो सकता है अकलियत को। लेकिन जो अब जो चुनाव इस बार होना है वह उपचुनाव था जी। यह चुनाव देश की सत्ता पलटने के लिए होना है। ऐसे में ये यहाँ का घोसी लोकसभा का जो अल्पसंख्यक मतदाता है वो बखूबी समझता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं हरा सकती है तो समाजवादी पार्टी है। इसलिए यहाँ का मतदाता सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए मन बना चुका है। अगर अरशद जमाल साहब को चुनाव बसपा उतारती है तो क्या कंडीशन रहेगा समाजवादी पार्टी के? देखिए, मुस्लिम मतदाता, स्थानीय निकाय के चुनाव अलग होते हैं और जब देश के मुद्दों पे चुनाव होता है तो मामला अलग होता है जी। अरशद जमाल साहब जब चुनाव लड़े थे तो वो स्थानीय चुनाव था। लोगों को लगा कि अगर तैयब पालकी नहीं लड़ रहे हैं तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो बीजेपी को हरा सकता है। बीजेपी ने सारी ताकत झोंक दी थी, यहां तक कि यहाँ के एक मंत्री जी जो कैबिनेट मंत्री खुद नगर विकास के हैं, उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया और सारे समीकरण को ठीक कर दिया। बीजेपी के रिएक्शन का वोट जितने थे सब समाजवादी पार्टी के भी रिएक्शन जो वोट थे जी। वो बीएसपी के प्रत्याशी अरशद जमाल को इसलिए गए ठीक, कि वो सभा में रह चुके थे। ठीक, हम आपकी बात को मान रहे हैं। अगर भाजपा ने अशोक राजभर, ओम प्रकाश राजभर या विनोद वर्मा को प्रत्याशी अपना बनाती है तो आपको कितना क्या लगता है? बहुत स्पष्ट हम कर दें कि आज भी ये माना जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी ने पीडीए बनाया है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो संगठन बनाया है, कहीं ना कहीं पिछड़े जो है पिछड़े बीजेपी के साथ है। माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान की वजह से चौहान, ओम प्रकाश राजभर की वजह से राजभर, ये सब के सब बीजेपी के साथ चले जाएंगे। आपको क्या लगता है? ये तो घोसी का रिजल्ट अभी उपचुनाव का हुआ है जी। इससे बड़ा कोई सशक्त दस्तावेज नहीं हो सकता। अभी आपके सामने है कि घोसी में क्या हुआ था और हमारी पार्टी जीती थी। हमारा प्रत्याशी सुधाकर सिंह विधायक जीते थे और 42,000 से ज्यादा मतों से जीते थे। वो मार्जिन कोई छोटी बड़ी नहीं थी, बड़ी मार्जिन थी। तो आज लोग समाजवादी पार्टी और उसकी नीतियों की तरफ इस देश की प्रदेश की जनता देख रही है।
और वोट करने का एक सवाल है। और पैदा होता है कि अगर बसपा अपने पुराने प्रत्याशी और जो इस समय वर्तमान में सांसद हैं अतुल राय को ही चुनाव मैदान में उतारती है और राजू राय को समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में उतारती है, तो क्या इस रण को आप लोग कैसे जीत पाए? हम फतह करेंगे इस रण को और राजू राय बेशक चुनाव जीत करके देश की पंचायत में जाएंगे। और अतुल राय अब दगी कारतूस हैं, वो हमारे सहयोग से चुनाव जीते थे और आज पूरे 5 साल उनका जेल में बीतने के बाद कोई व्यक्ति उनका चेहरा तक नहीं 5 सालों में देख पाया। और मैं नहीं देख पा रहा हूं कि कहीं पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में कहीं कोई काम इस तरह का हुआ हो जिससे उनकी छवि ठीक हो। अब जनता कोशिश करेगी कि जनता के बीच में रहने वाले, समय बहुत कम है, प्रत्याशी के साथ चुनाव का इस बार मुद्दा क्या होगा? राम मंदिर होगा या विकास होगा? देखिए, राम मंदिर हमने पहले भी हम आपसे कह चुके हैं कि हम धर्म और राजनीति को 2 नजरिए से देखते हैं जी। धर्म हमारी राजनीति में आता ही नहीं। हम तो नौकरी की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, हम छात्रों की पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, हम मरीजों की दवाई की बात करते हैं, हम बेरोजगारों को नौकरी की बात करते हैं। हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, हमारा मुद्दा धर्म नहीं है। हम आपको क्या लगता है कि इस बार का जो लोकसभा का घोषी का चुनाव होगा इसमें पीडीए आपके साथ होगी? बेशक अभी 3 महीने पहले चुनाव हुआ है जी, घोसी में पीडीए के लोग भी थे और अगड़े भी थे। वो लोग भी हमारे साथ थे जो समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। ये जो छलावा, ये चीजें आएंगी, लोग देख रहे हैं कि 15 लाख रुपए खाते में आए कि नहीं, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिली कि नहीं। अगर हम एक विधानसभाओं की समीक्षा करें, हम विकास कार्यों की थोड़ा सा आपका ध्यान जो है विकास कार्यों की तरफ ले चलें, तो उमा शंकर सिंह बसपा के विधायक हैं, उनको छोड़ करके आपको क्या लगता है कि 4 विधानसभाओं में विकास का कोई ईंट रखा गया है? अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आपको, सत्ता बीजेपी की है जी, सवाल विपक्ष की से क्यों होता है? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 10 साल में विकास के मुद्दे पर विपक्ष ने कोई आवाज उठाया है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं। मैं साफ बता रहा हूं कि विपक्ष से सवाल ये विकास का नहीं होना चाहिए। 10 साल से मोदी जी की सरकार है और 7 साल से ये योगी जी की सरकार है स्टेट में, ये डबल इंजन की सरकार है। सवाल तो इनसे होना चाहिए। लेकिन विपक्ष क्यों अपने जो है जिम्मेदारियों से तो अपनी जिम्मेदारियों के लिए लड़ रहा है। आज देख रहे हैं कि अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। आप पत्रकार हैं, आप तो खुद समझिए कि पत्रकारों को भी जेल में डाला गया। कितने पत्रकार सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से जेल में गए हैं। कई के चैनल भी खरीद लिए गए, चैनल से निकाला जी, गया। वो बात का विषय है, हम उस पर कभी चर्चा कर लेंगे। तो आप सुन रहे थे जयप्रकाश यादव जी, डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी को, जो कि समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं, जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आपका स्पष्ट कहना था कि घोषी लोकसभा पे इस बार साइकिल का जो है, साइकिल चलेगी, साइकिल दौड़ेगी, साइकिल की विजय होगी। और राजू राय को अगर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया तो राजू राय भारत के सबसे बड़े पंचायत में पहुंचने का काम करेंगे। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खासी को बने रहिए मेरे साथ।